नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। में हूं नगमा। महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हुई है और लोगों की नौकरियां गई हैं और अर्थव्यवस्था बहुत धीमी है। कई सेक्टर्स में ज्यादा असर पड़ा है और जो मंदे पड़े क्षेत्र हैं उनको दोबारा पटरी पर लाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एक ऐलान किया है। बड़ा 6,28,993 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिसके तहत मेडिकल सेक्टर, छोटे उद्योग और टूर एंड ट्रैवल जो पर्यटन सेक्टर है उसके लिए कुल 8 योजनाओं का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ कई तरह की योजनाओं के ऐलान करती रही। इनमें कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम शामिल है। इसके तहत छोटे मझौले शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। छोटे बड़े उद्योगों को मौजूदा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए अलग से मुहैया कराए जाएंगे और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जरिए 25 लाख लोगों को क्रेडिट गारंटी स्कीम के जरिए लोन की सुविधा मिलेगी। कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए, सेक्टर्स के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना लेकर आए हैं और हेल्थ सेक्टर जो है विशेष तौर पर इस पे बल दिया गया। 50,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है। कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टरों में शामिल टूरिज्म को भी राहत देने का फैसला किया गया है। 11,000 रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर को आसान शर्तों पर 1 से 10 लाख तक लोन की सुविधा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान के तहत ईपीएफओ के जरिए 15,000 रुपए प्रति महीने से कम सैलरी वाले कर्मचारियों को सब्सिडी की योजना भी 30 जून 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। 2021-2022 के दौरान डीएपी और पीएनके फर्टिलाइजर्स के लिए खाद्य सब्सिडी 14,775 करोड़ रुपए पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। साथ ही भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रैवल खुलने के बाद भारत आने वाले पहले 5 लाख पर्यटकों को मुफ्त में वीजा की सुविधा देने का भी फैसला किया है। 10,700 जो हमारे क्षेत्रीय स्तर पर टूरिस्ट गाइड्स जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, राज्यों में भी उनको इसका लाभ मिलेगा। राज्यों की सरकारों ने भी जिनको रिकॉग्नाइज किया है और जो ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं जो लगभग 904 हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। 1 लाख रुपया टूरिस्ट गाइड्स जो लाइसेंस्ड है, जिनको लाइसेंस प्राप्त है या क्षेत्रीय या फिर राज्य के स्तर पर जिनको रिकॉग्नाइज किया गया, उनको होगा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कमजोर पड़ी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की जद्दोजहद के तहत भारत सरकार का ये पहला बड़ा राहत पैकेज है। मंशा इस संकट के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए छोटे बड़े लघु उद्योगों को आसान शर्तों पर लोन और क्रेडिट गारंटी की सुविधा मुहैया कराकर उन्हें जरूरी वित्तीय सहायता पहुंचाने की है। हालांकि उद्योग संघों को अब भी भारत सरकार की तरफ से एक बड़े फिस्कल स्टिमुलस पैकेज का इंतजार है। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गवर्नर राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने राज्यपाल को भ्रष्ट बताया और कहा कि उन्हें बताया गया है कि जगदीप धनखड़ का नाम 1996 के जैन हवाला केस में सामने आया था। राज्यपाल धनखड़ के बंगाल आने के बाद से ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल में टकराव जारी है और ये संबंध विधानसभा चुनाव के दौरान और भी बिगड़ गए। अब 2 जुलाई को राज्यपाल का असेंबली में संबोधन है और उसके पहले ये नया टकराव शुरू हुआ है। Who shall conduct audit is defined by the act. They send me the details. एक गवर्नर का नाम हावड़ा जॉइंट केस में भी था, but they have gone to court, cleared it from the court, but again the PIL is been there and it is not finalized. The clear pending is that PIL is pending there. He is a corrupted man. He is a corrupted man. I am sorry to say. All corruption oriented man. Why central government will allow a governor like this? हावड़ा जॉइंट केस में अगर गवर्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पता नहीं है तो मैं कह देती हूँ, आप चार्जशीट निकालिए, वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था। पहले आप कोर्ट को मैनेज किया, उसका बाद फिर कोर्ट केस हुआ,
वो कोर्ट केस अभी तक फैसला नहीं हुआ। I never expected a leader of her stature, leader of her standing, to create sensation, engage in misinformation, engage in misrepresentation. Secondly, I never expected media to be in so silence mode. The entire world knows it is in public domain. No one has been convicted in Hawala case. You know who are the people charge sheeted. You know their names. तो बंगाल की राजनीति के बाद अब उत्तर प्रदेश की बात। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के बाद मायावती ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और साथ ही आज ही AIMIM ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। तो सियासी सवाल ये है कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई महागठबंधन नहीं है, उस हालत में AIMIM की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का इन चुनावों पर क्या असर पड़ेगा? बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। चंद रोज पहले अखिलेश ने कहा था कि वो छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, लेकिन मायावती तो किसी के साथ गठबंधन से इनकार करती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश की जनता यहाँ लोकतंत्र को बचाने के लिए मेरी इन सब बातों को जरूर गंभीरता से लेगी और यहाँ इस बार आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जरूर सरकार बनाएगी। यूं तो AIMIM यूपी में 10 दलों के मोर्चे भागीदारी संकल्प मोर्चे का हिस्सा है, लेकिन आज ओवैसी ने मायावती से गठबंधन की बातचीत का खंडन किया और यूपी में 100 सीट लड़ने का ऐलान कर दिया। हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम MIM पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। शौकत साहब गांव-गांव ज़िले कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर रहे हैं और हर पार्टी को इख्तियार है कि वो फैसला ले अपनी पार्टी की अच्छाई के लिए। मगर हमारा तो क्या हमारे पार्टी के जिम्मेदार ने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की या किसी दूसरे पार्टी के MP से बातचीत की? कुछ बातचीत ही नहीं की हमने। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनावों में 9 छोटी पार्टियां मैदान में उतरी। उनमें से सिर्फ 3 का खाता खुला, वो भी सिर्फ उन पार्टियों का जो किसी बड़ी पार्टी के गठबंधन में थीं। AIMIM ने 38 सीटों पे चुनाव लड़ा, वो सारी 38 सीटें हार गई। इनमें से 37 सीटों पे उसकी जमानत जब्त हो गई। सिर्फ 0.2% वोट मिला। AIMIM ने 100 विधानसभा सीटों पे उम्मीदवारों के लिए फॉर्म बेचने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इस मौके पे पार्टी सत्ताधारी बीजेपी से सवाल पूछने के बजाय 4.5 साल पहले सत्ता से हट गई समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रही है कि उसने मुस्लिम आरक्षण क्यों नहीं किया। सवाल तो हम पूछेंगे। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि समाजवादी पार्टी के सभी लोगों से, चाहे वो जिले के लोग हों, नगर के लोग हों, वार्ड के लोग हों, प्रदेश के लोग हों, राष्ट्र के लोग हों, जहां इनकी मीटिंग लग रही हो वहां इनसे सवाल कीजिए कि कहां है हमारा आरक्षण। अब एक बड़ा सियासी सवाल ये है कि क्या AIMIM के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने से समाजवादी के मुस्लिम वोट में सेंध लगेगी? AIMIM का उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा राजनीतिक आधार नहीं है। ऐसे में अगर वो पिछड़ों के गठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ चुनाव लड़ती है तो उन सीटों पे जहां बहुत मामूली अंतर से समाजवादी पार्टी की हार जीत हो रही है वहां कुछ प्रभाव पड़ सकता है। वरना आज के सियासी माहौल में मुसलमान शायद एक मुसलमान को वोट देने के बजाय उस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना ज़्यादा पसंद करेगा जो बीजेपी को हराने की स्थिति में हो। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। भारत सरकार के साथ लगातार टकराव में उलझे ट्विटर ने फिर एक विवादास्पद
हरकत की है। उसकी वेबसाइट में भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ नजर आ रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देशों की तरह दिखाया गया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस पर कार्रवाई हो सकती है। और अब कोरोना टीकाकरण की बात रफ्तार तेज हुई है, लेकिन एक समस्या इसमें आने लगी है उन लोगों के लिए जिन्हें यूरोप जाना है। यूरोपीय संघ के देशों ने कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले यात्रियों को वो आने की इजाजत नहीं देंगे। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देशों ने डिजिटल वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी करना शुरू किया है, जिसमें एस्ट्राजेनेका के भारत में बन रहे वैक्सीन कोविशील्ड को अभी मान्यता नहीं मिली है। भारत में वैसे अब तक ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड का टीका ही लगा है। इस पर अडार पूनावाला ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि मुझे एहसास है कि बहुत से भारतीय जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन ली है उन्हें यूरोपीय संघ की यात्रा करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने इसे उच्चतम स्तर पर उठाया है और उम्मीद है कि इस मामले को जल्दी सुलझा लिया जाएगा। नियामक और राजनयिक दोनों स्तर पर इसका हल निकाला जाएगा। राजस्थान में टीकाकरण की रफ्तार तेज हुई थी, लेकिन उसमें ब्रेक लग सकता है। राज्य में जितनी वैक्सीन की जरूरत है वो नहीं मिल रही। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि वो इसमें दखल दें। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हर रोज 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं, इसलिए सप्लाई बढ़ाई जाए। जयपुर के इस स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगवाने आए लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। राज्य में सिर्फ 99,000 वैक्सीन बचे हैं और जयपुर समेत कई जिलों में कोविड टीकाकरण नहीं हो पाया। मैं मेरी फैमिली के साथ वैक्सीन के लिए आया था और यहाँ के पता चला कि वैक्सीन है नहीं। पहले कुछ आधे घंटे पहले पता करके गया कि वैक्सीन है, लेकिन फैमिली को लेके आया तो पता चला कि वैक्सीन है ही नहीं। अंदर जाके पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि 4 नंबर पे पता करना है, तो 4 नंबर पे पता करा तो वो बोले कि जयपुर में पूरे में वैक्सीन है ही नहीं, इसलिए फैमिली को फिर वापस लेके जाना पड़ रहा है। मैं 2 बार हो गया, 2 दिन कल भी यही थी, कल भी नहीं थी यहाँ वैक्सीन और आज भी नहीं है। 2 दिन हो गए मेरे को आते और 45+ की है तो सेकंड डोज है मेरी और 29 उसकी डेट आ गई। तो मेरे को यही मालूम करना है लगेगी कब, भाई किस दिन वैक्सीन है, तो मैं स्लॉट बुक कराने आई थी। तो आपको यहाँ से आज कह रहे हैं ना वैक्सीन ही नहीं है। राजस्थान अब 15 लाख टीके रोज लगा सकता है। पिछले हफ्ते एक दिन में 10 लाख डोजेस भी लगे थे। शुक्रवार को वैक्सीन लगी थी, शनिवार को वैक्सीन की सप्लाई नहीं आई, संडे को नहीं आई, आज मंडे को भी नहीं आई। वैक्सीन पूरे जयपुर में ही नहीं है और हमारे पास एक भी डोज नहीं है। हमने शनिवार को फ्राइडे को सारे डोज खत्म कर दिए थे। अब जैसे ही वैक्सीन आएगी हम वापस काम शुरू करेंगे। लेकिन इस तरह की रुकावट से ये अभियान तूल नहीं पकड़ पा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के उनकी मदद मांगी है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता में से 2 करोड़ 39,000 को वैक्सीन लग गई है और अब मुख्यमंत्री ने अपील की है कि जुलाई में 70 लाख लोगों को दूसरी डोज लगानी है। चिकित्सा मंत्री ने भी मांग की है कि 65 लाख से बढ़ा के राजस्थान को 1 करोड़ 50 लाख टीके दिए जाए। राजस्थान में केसेस घट रहे हैं और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने ये भी इजाजत दी है कि जहां पर स्टाफ ने 60% स्टाफ ने वैक्सीनेशन लिया हो तो 100% उन्हें बुलाकर दुकान और व्यवसाय चालू कर सकते हैं और इन दुकान और व्यवसाय को 3 घंटा अधिक यानी 7 बजे तक चलने की इजाजत मिलेगी। यानी कि वैक्सीनेशन सिर्फ स्वास्थ्य के लिए ही नहीं लेकिन अर्थव्यवस्था को भी सुचारू करने के लिए जरूरी है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई में सीरो सर्वे किया गया है, जिससे पता चला है कि 1 से 18 साल की आयु वर्ग के 51.18% बच्चों में कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी मौजूद है। अप्रैल और जून के बीच किए गए सर्वे में खून के 2176 सैंपल की जांच की गई है। सर्वेक्षण में यह भी पता चला है कि एंटीबॉडी वाले बच्चे पहले सीरो सर्वे की तुलना में बढ़े हैं।
और अब वो खबर जिसकी सोशल मीडिया पे आज काफ़ी चर्चा रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव गए और वहां पर कानपुर देहात के जीजक स्टेशन पर वहां लोगों को उन्होंने जब संबोधित किया तो संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख होती है, जो बहुत है, सबसे ज़्यादा है। इसके बावजूद एक टीचर ज़्यादा बचत कर लेता है क्योंकि राष्ट्रपति की सैलरी से 2.25 लाख तो टैक्स में चले जाते हैं। ट्रेन अगर रुक जाएगी, ट्रेन को आग लगा दी जाएगी, ट्रेन का नुकसान होगा, किसकी है? कहते हैं कि सरकार का। सरकार किसकी है? अरे जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना, उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 2.25 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, कि उसमें से हर महीने 2.25 लाख निकल जाता है। बचा कितना? और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। मैं इसकी बात का उल्लेख केवल इसलिए कि ये जो टैक्स पेड हैं, आखिर इन्हीं से विकास होना है, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा, अपना आपका होगा।